एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्कॉलर, जो आपके कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं। As we know that there are three methods of calculating national income, and these are income method, value added method and expenditure method. तो कितने मेथड है नेशनल इनकम को काउंट करने के? 3 मेथड्स हैं। कौन से? इनकम, वैल्यू एडेड एंड एक्सपेंडिचर। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले के जो मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 के अदर चैप्टर्स सभी हम कवर कर चुके हैं। उनके नोट्स, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। जस्ट कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन योर एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? जैसे हमने इनकम मेथड जब पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि इनकम को हम ऐड करेंगे और नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली जब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं तो उसमें हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च हुआ है, कितनी मनी स्पेंड हुई है बाय द कंज्यूमर्स। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं गवर्नमेंट भी हो सकती हैं और हाउस होल्ड सेक्टर भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि जितना भी पैसा खर्च हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर is known as expenditure method. क्लियर? तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि पूरे साल के अंदर जितना भी खर्चा हमने किया है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, उन्हें जब हम एड अप कर देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। अब मैंने देखिए एक्सपेंडिचर मेथड के आगे लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जैसे मैंने इनकम मेथड के आगे क्या लिखा था? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड मेथड के आगे लिखा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम थिंग, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये क्या है? जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इस वैल्यू को निकालने के बाद हम इस वैल्यू की हेल्प से नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। ठीक है? तो जैसे हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। सिमिलरली जब आप एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई कर रहे होगे तो आप एक्सपेंडिचर मेथड को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कह सकते हो कि भाई इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगी। क्लियर है मीनिंग? अब अदर नेम्स, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे क्लास में या सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके सामने इसके अदर नेम्स भी आएंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अदर नेम्स कौन से हैं? नंबर 1 इनकम डिस्पोजेबल मेथड, नंबर 2 कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। आपको दोनों नाम स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक्सपेंडिचर मेथड को हम ये दोनों नाम से भी जानते हैं। अदर नेम्स याद करना मस्ट है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अदर नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप अच्छे से अदर नेम्स को भी प्रिपेयर करिए, सेफर साइड में आप रहोगे। नेक्स्ट क्या है? अब एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है इसको जो हमने न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? चलिए अब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
थर्ड कंपोनेंट इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? मतलब एक्सपेंडिचर मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमारे पास आती है, पर जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो उसमें हमें ऐड कौन कौन सी चीजें करनी है। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। ये चारों को जब आप ऐड करोगे आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा। क्लियर है? अब ये होते क्या हैं? फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल का मतलब है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, वो सब चीजें प्राइवेट कंजम्पशन में इंक्लूड की जाती हैं। जैसे मैं हूं, अगर मैंने अपनी कंजम्पशन करनी, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती हूं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो वो क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है? या फिर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने अपनी स्कूल की फीस पे करनी है, या मैंने अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए मैंने कुछ चीजें खरीदनी है, या मैं एक कार परचेज करना चाहती हूँ, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें मेरी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जितनी भी परचेजेस मैं करती हूँ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सब चीजें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे हम अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक खर्चा करते हैं, उसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए या इकोनॉमी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करती है। जैसे गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, जैसे गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो जाती है, गवर्नमेंट की साइड से रोड बना दी जाती है, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाती हैं। या इसके अलावा हम बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, जो हमारी आर्मी वगैरह होती है उनके ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर भी खर्चा करती है। तो वो सारा कंजम्पशन जो है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो वो सारी चीजें हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को में इंक्लूड करते हैं। ठीक है? थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग एन ईयर। मैंने कहा था ना, कैपिटल फॉर्मेशन मींस जब हमारी कैपिटल में जो चेंज आता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल में जब चेंज आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक मींस हमारी टोटल जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसे जब हम एडअप कर लेते हैं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? कितनी चीजें हमने एक्सपोर्ट की हैं, कितनी चीजें इंपोर्ट की हैं, और उसमें से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट मींस एग्जैक्ट हमारा एक्सपोर्ट कितना था, तो वो हम चीज यहाँ पे एडअप करेंगे। अब मैंने इतने सारे कंपोनेंट्स बताए हैं, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपको ये सारे कंपोनेंट्स नहीं याद रखने हैं, क्योंकि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये आपको डायरेक्टली गिवन होगा क्वेश्चन में। डायरेक्टली मतलब आपको सीधा लिखा आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने वो वैल्यू उठानी है और न्यूमेरिकल में पुट करनी है। हाँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पे पर्सनल कंजम्पशन भी आ सकता है, पर्सनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो भी आपका यही चीज वो कहलाएगी। ठीक है? गवर्नमेंट में जो है वो भी एज इट इज ही आ जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आता है थर्ड कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ही सबसे मेन है और इसी से ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है। ठीक है? जो ये कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कभी भी न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली कभी नहीं गिवन होगा, कभी भी नहीं गिवन होगा। ठीक है? तो इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड्स होते हैं। अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे?
फर्स्ट इसका मेथड क्या है? फर्स्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। मीन्स अगर आपको ये चीज नहीं दी है तो आपको ये चीज दी होगी नंबर 1 और ये चीज दी होगी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब डोमेस्टिक वर्ड की जगह पे फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ आएगा, तो आपने इसको प्लस करना है और चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। या तो ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब यहां पे चेक करो, ध्यान दो, यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और यहां पे मैंने लिखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है, तो जब हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा जो कंपोनेंट बन जाएगा ग्रॉस का बन जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया आपको कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू एग्जाम में डायरेक्टली नहीं गिवन होती है। ठीक है, इसकी जगह पर या तो आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी या फिर आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी। अब इस वैल्यू में क्या है कि सेम चीज है, सिर्फ ग्रॉस की जगह पे नेट लिखा हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जब हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमने नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड किया, वो हमारा कंपोनेंट बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो भी वैल्यू इनको प्लस करके आएगी आप पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर ये मेथड, ये चीज ना आए तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लिखा है, डोमेस्टिक की जगह पे फिक्स्ड लिखा है। तो जब फिक्स्ड दिया होगा तो उसमें हमने चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आपको चेंज इन स्टॉक आ जाए तो भी बढ़िया है, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं लिखा हुआ है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा होगा तो आपने इनको प्लस कर देना है। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना कि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, इसके जो चांसेस हैं एग्जाम में आने के बहुत कम होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहां से आता है। ये दोनों को ही आपको एड ऑन करना होता है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाना होता है। ठीक है, अब यहां पर ही क्वेश्चन का ट्विस्ट खत्म नहीं हो जाता है। जो सीबीएसई है वो बच्चों को अच्छे से परखना चाहती है, इसलिए वो ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट डालती है और क्वेश्चन को टफ करने की कोशिश करती है। और हमने अपने सारे न्यूमेरिकल्स को टफ से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए सीबीएसई क्या करेगी, इस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी तोड़ देगी। मतलब ये जो ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन है इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेकेंड वन इज ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इज ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। मीन्स तीनों में हमने इन्वेस्टमेंट 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 वर्ड लिखा होगा। इन तीनों को जब आप प्लस करते हो तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है इज इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब अब इसको ध्यान से समझो। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर हमें नहीं दिया है तो हम यहां पर आ जाएंगे, ये चेक करेंगे कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। अगर तो आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, और ये अगर दिए भी होंगे तो इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे आपको। क्योंकि जब आपको पूरी पकी पकाई चीज मिल रही है, पूरी बनी बनाई चीज मिल रही है, हेड मिल रहा है, तो फिर हमने ये इसके पार्ट्स को क्या करना है। ठीक है, तो हम इसको उठाएंगे, इसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे। अब ये चेंज इन स्टॉक किसके इक्वल होता है? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू, चेंज इन स्टॉक को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। तो डेल्टा एस, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू, पिछले मेथड्स में भी हमने पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूं, बट एग्जाम में आपने शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, उसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो मैं यूज कर सकती हूं, आप यूज नहीं करोगे। चलिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर तो हमें क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने इसे ऐड करना है। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। हो सकता है चेंज इन स्टॉक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो, उसकी जगह पे आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक डेफिनेटली गिवन होगा, तो आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, चेंज इन स्टॉक बन जाएगा। चेंज इन स्टॉक बनने के बाद आपने इसको में ऐड कर देना है, तो वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये चीज नहीं दी है, तो आपको इसके पार्ट्स दिए होंगे, तो हमें इन पार्ट्स को प्लस करना है और इसका हेड बनाना है, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनाना है। जब वो बन जाएगा तो उसमें हमने चेंज इन स्टॉक प्लस करना है, और हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? जो ट्विस्ट आता है वो इसी में आता है, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये भी एज इट इज गिवन होगा, ये भी एज इट इज गिवन होगा। नेट एक्सपोर्ट हो सकता है नेट एक्सपोर्ट गिवन हो, और अगर नहीं गिवन है तो इसमें आपने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स कर देने हैं, तो ये आपका बन जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक चीज याद रखना, नेट एक्सपोर्ट पूछा हुआ है, इंपोर्ट में से मत माइनस करना एक्सपोर्ट। आपसे नेट एक्सपोर्ट पूछा गया है, तो आपने एक्सपोर्ट में से ही इंपोर्ट माइनस करने हैं, चाहे फिर आपका आंसर माइनस में आए, चाहे फिर आपका आंसर प्लस में आए। क्लियर? कोई भी साइन हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो, हमने बाहर से सामान ज्यादा मंगाया हो, तो हमारे नेट एक्सपोर्ट माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये आंसर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने इसको में एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना है। ये हमारा था कैलकुलेट करने का तरीका, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाय एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के 4 कंपोनेंट हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होगा, हो सकता है इस जगह पे प्राइवेट की जगह पे पर्सनल कंजम्पशन लिखा आ जाए, बट आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है वहां पे लिखा हो गवर्नमेंट कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वर्ड गवर्नमेंट होगा, ऐड कर देना है आपने। क्लियर? थर्ड वन इज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें से ही ट्विस्ट आता है, या तो आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आपने उसमें डेप्रिसिएशन मिलाना है, ऐड करके ग्रॉस बना लेना है। अगर ये नहीं गिवन है तो आपको ये गिवन होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक गिवन होगा, तो आप इन दोनों को ऐड करना है, अगेन आपका ये बन जाएगा। क्लियर? हो सकता है चेंज इन स्टॉक आपको ना गिवन हो, तो उसकी जगह पे अपने क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है, तो आपके पास चेंज इन स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें अगेन ऐड कर दो, अगेन आपकी ये वैल्यू बन जाएगी।
ठीक, हो सकता है फिक्स कैपिटल भी ना आपको दी हो, तो इसकी जगह पे आपको ये पार्ट्स दिए होंगे, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड कर लेना, तो आपके पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि ये तीनों पार्ट्स ही दिए होंगे, हो सकता है 2 पार्ट्स दिए हों, हो सकता है सिंगल पार्ट ही दिया हो, तो आपने उनको ऐड कर लेना है। और ये भी हो सकता है कि आपको ये और ये दोनों दिए हों, तो हमने क्या करना है, मेन हेड उठाना है। जब हमारे पास हेड दिया है तो हमें नीचे के पोर्शंस को उठाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, देन हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टिप नंबर 1, फॉर्मूला मस्ट फॉर्मूला लिखना है। टिप नंबर 2 कि शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपने हमेशा फुल फॉर्म में ही फॉर्मूला लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे PFCF लिख दिया, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर लिखोगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम थी बट आप आराम से लिख सकते हो। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने बताया था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में एज इट इज आपको आ जाएगी, तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। ये देखिए आपके पास गिवन है 5000 प्लस 2000, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दी। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है, टिप नंबर 3, जो जो आइटम्स आप लिखते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ, ताकि हम बाद में चेक कर सके कि कोई आइटम हमारी स्किप तो नहीं हो गई है। तो ग्रॉस भी हो गया हमारे पास, गवर्नमेंट वाला भी हो गया। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो उसकी जगह पर हमें क्या दिया होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दिया होगा। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास ये वैल्यू है। यहाँ पर चेंज इन स्टॉक की जगह ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब हम चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कितनी है 1100, चेंज इन स्टॉक कितना है प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितना है 130 माइनस 120 प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हम कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ है एंड एक्सपोर्ट भी हमें गिवन है, तो एक्सपोर्ट्स में से हम इंपोर्ट माइनस करेंगे। ये वैल्यू भी हो गई हमारी, ये वैल्यू भी हो गई, क्लोजिंग ओपनिंग भी होगी, इंपोर्ट्स भी हो गई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 6 7 8 प्लस 10 प्लस 300 84 10। तो टिप नंबर 4, यूनिट मस्ट, यहां पर आपको यूनिट दी होगी, आपने वही लिखनी है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आई है जीडीपी एट मार्केट प्राइस की। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ग्रॉस से नेट पर आना है, तो मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जीडीपी की वैल्यू कितनी आई 8410। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, यस डेप्रिसिएशन गिवन है 40। ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन, तो हम सीधा 0 पुट कर देंगे। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमें गिवन नहीं है, तो 0, ये वैल्यू भी हो गई। रेंट इस फॉर्मूले में कहीं पे भी इसका कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे।
तो हमारी सारी आइटम्स यूज हो चुकी है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लो। 0 की वैल्यू तो 0 है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 8370। ये आपका आ गया आंसर। यूनिट मस्ट है। क्लियर है ये टॉपिक? चलिए अब हम दूसरा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट जीजीपी एट मार्केट प्राइस, मींस हमें डायरेक्टली ये वैल्यू ही निकालनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। जीजीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। आपने फुल फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है। मैंने कहा था इसकी और इसकी मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों वैल्यू एज इट इज गिवन होगी। तो ये देखिए क्वेश्चन में 200 प्लस गवर्नमेंट की वैल्यू कितनी है 300, हम ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं गिवन, तो उसके बदले में हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर स्टार बनाया है। इट मींस अगर ये वैल्यू भी ना दी हो तो उसके बदले में ये 3 चीजें दी होंगी, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी ओपन करके दिया होगा, तोड़ तोड़ के दिया होगा, और हमने उन सबको जोड़ना है, पूरे इसके पार्ट्स को जोड़ना है और उसकी पूरी बॉडी बनानी है। तो ग्रॉस फिक्स्ड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट गिवन है कहीं पे, यस दिस इज, आप इसको ऐड करो 40। नेक्स्ट इज ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये रहा ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लस नेक्स्ट इज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं गिवन, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बना है, प्लस करना है चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक कहां पर है? चेंज इन स्टॉक हमारे पास ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है। बट अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, तो हम ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हेड गिवन है, तो हमें इसके पार्ट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया। नाउ प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हमें गिवन है, यस नेट एक्सपोर्ट गिवन है 10 रुपीज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया 500 प्लस 90 प्लस 20 प्लस 10 620 लाख। ये हमारा आ गया आंसर जीजीपी एट मार्केट प्राइस। चलिए अब हम करते हैं अपना तीसरा न्यूमेरिकल। इसमें हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मींस पहले जीजीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे देन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले जीजीपी एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट डाउन फॉर्मूला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, प्लस गवर्नमेंट की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमें उसकी जगह पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है ये वाली, तो साथ में चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया होना चाहिए। हमें कहीं भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दी, इवन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ। और अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी है, तो नेट को अगर हम ग्रॉस में बनाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। क्या हमें डेप्रिसिएशन गिवन है? यस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स क्या हैं। डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर नेट और डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस बन जाएगा। तो नेट की वैल्यू कितनी है 60, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 20। ये हमारा बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है? नेट एक्सपोर्ट हमें 20 गिवन है, इन्हें हम प्लस करते हैं 500
प्लस 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 600 करोड़। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है। अब हमने जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीजीपी एट मार्केट प्राइस से हम निकालेंगे। तो ग्रॉस को ग्रॉस में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे आएंगे, मार्केट से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 600 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें नेट चाहिए। यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू डायरेक्टली अगर हमें गिवन है तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे, और अगर हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस करने। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया है तो सब्सिडीज भी गिवन होनी चाहिए, ये रही 10। अगर बाई चांस सब्सिडीज ना गिवन हो तो आप उसकी जगह पे वैल्यू 0 पुट करके आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं हमारे पास 20, सब्सिडीज कितनी है 10, तो माइनस कर दिया। अब करो इसे सॉल्व। 600 प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 600 करोड़। ये हमारा आ गया आंसर। हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है थ्योरी पोर्शन। तीनों न्यूमेरिकल में मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अलग अलग मेथड यूज किए थे, क्योंकि जिस हिसाब से हमें न्यूमेरिकल में कंपोनेंट्स गिवन होंगे वही फॉर्मूला हम अप्लाई करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। बाकी कंपोनेंट्स की वैल्यू डायरेक्टली हमें गिवन होगी, इसलिए हमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको वो टफ लग रहे हैं, देन आप सेफर साइड के लिए थ्योरी जरूर प्रिपेयर कीजिए। थ्योरी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब हम इस एक्सपेंडिचर मेथड की थ्योरी प्रिपेयर करते हैं। थ्योरी में हमने पढ़ना है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस किस चीज के हैं, प्रिकॉशंस की नेशनल इनकम काउंट करते वक्त थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ध्यान दो बोर्ड पे तो ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़े थे और इनकम मेथड में पढ़े थे। तो फर्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। पहला क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम काउंट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, रॉ मटेरियल है। तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली हमने फाइनल गुड्स में ऐड कर दी थी, तो हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को दोबारा ऐड नहीं करते। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर इनकम हो, ट्रांसफर पेमेंट हो, ये हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बदले में हम कोई भी सर्विसेज नहीं, प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा रहे। ये हमें एज इट इज मिल जाती हैं, जैसे स्कॉलरशिप आ गई, पेंशन्स आ गई, तो ये हमें बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज के मिल रही हैं। नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगेन, जो गुड मेरे लिए सेकेंड हैंड है वो किसी के लिए फर्स्ट हैंड था कभी, तो वो जब फर्स्ट हैंड था तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी है। तो सेकेंड हैंड गुड की परचेज और सेल पे हम कभी भी नेशनल इनकम में उसको काउंट नहीं करते। नेक्स्ट इज कमीशन फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल बी इंक्लूडेड, बट जो कमीशन हम उनसे चार्ज करते हैं वो डेफिनेटली इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी डील करवा रहा है या कोई एजेंट है या कोई ब्रोकर है, तो वो जो कमीशन चार्ज करेगा वो फर्स्ट टाइम चार्ज करेगा, और फर्स्ट टाइम चार्ज करने के लिए वो इनकम हम नेशनल इनकम में काउंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। ऐसे गुड्स की कंजम्पशन जो हमने अपने लिए करनी है उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसका जो लिंक है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से है, इसे किसी ना किसी ने जनरेट किया है। ठीक है,
नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट विल नॉट इंक्लूडेड। अब परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, मतलब जैसे आप मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, बॉन्ड्स परचेज कर लिए, ये फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, किसी कंपनी के परचेज कर लिए। तो ये क्या है, ये एक पेपर वर्क है, ठीक है। आज ये मेरे पास है, आज मैं इसकी ओनर हूं, कल जब मैं यही शेयर्स किसी कंपनी के वापस कर दूंगी तो वही शेयर्स शायद कोई और परचेज कर ले तो वो उसका ओनर बन जाएगा। तो जब हम इसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम इनके सेल एंड परचेज को इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ऑलराइट फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।